टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस मेरे चैनल में। सार्जेंट प्लान का सेकंड पार्ट लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आज फिर से। और फर्स्ट पार्ट में हमने जो सार्जेंट की प्लान की जो सिफारिशें थी या जो उनके योजना में जो उनकी पॉइंट्स थे, उनके 6 पॉइंट हम पहले पार्ट में बता चुके हैं। 7वां पॉइंट हमारा है शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सिफारिशों से संबंधित। पहला नंबर इसमें ये है कि जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो सार्जेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि भारत में जो है वो शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है और छात्र हैं पढ़ने वाले अधिक। तो इस स्थिति को देखते हुए अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण जो है वो महाविद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निःशुल्क दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट था, यदि कोई योग्य शिक्षक है और कर्मठ है, यानी कम काम करने वाला, मेहनती है और योग्यता भी है उसके अंदर, और वो अगर शिक्षा के जगत में कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसे इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए या उस प्रकार के शोध करने की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, निर्धन प्रशिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाए। यानी जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकें। 5वां पॉइंट उनका है, योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए सभी स्तरों के शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की जाए। जो वेतन था शिक्षकों का वो कम था, उनमें वृद्धि करके उन्हें शिक्षण व्यवसाय से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला 8 नंबर पॉइंट अब आपका आता है, मनोरंजन एवं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित। यानी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा जो है हमारी बोरिंग हो जाएगी। और व्यवसाय सामाजिक क्रियाएं यानी समाज से संबंधित, जिससे कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक कार्यों के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व समझे। ठीक है। अगला तो इसका जो पॉइंट है वो है पहला नंबर कि प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक व्यायाम, उद्यान यानी बागवानी, लोक नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, अभिनय, विद्यालय की प्रतियोगिताएं और भी स्काउटिंग वगैरह ऐसी क्रियाओं में भाग लेने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए। सेकंड पॉइंट है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की जो रुचि के अनुसार उन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए उनके लिए, और समाज सेवा जैसे कार्यों की व्यवस्था की जाए। अगला आपका 9th टॉपिक है, विकलांग व मंदबुद्धि की शिक्षा से संबंधित, या हम ये कह सकते हैं कि दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित इसमें उन्होंने बात रखी थी। तो इसमें जो पहला पॉइंट था उनका वो था, मंदबुद्धि, गूंगे, बहरे और विकलांग बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए। एक वो साधारण विद्यालय में रह करके ये बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, जो केवल ऐसे ही बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। थर्ड पॉइंट है, इन बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की भी स्थापना की जाए, जैसे अंधों के लिए मूक बधिर विद्यालय, अंधे और कहते हैं ना गूंगे बहरे के लिए मूक बधिर विद्यालय जिस तरीके के होते हैं, और ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। अब आपका 10वां पॉइंट आता है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधित। विद्यालय में यानी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विद्यालय में प्रॉपर तरीके से बालक नहीं आएगा तो वो अपनी शिक्षा को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसके पास अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और उसके लिए प्रॉपर आने के लिए उसका स्वास्थ्य सही होना आवश्यक है। तो अगर ये सुविधा विद्यालय में ही उपलब्ध हो जाती है और उनका परीक्षण समय समय पर किया जाता है तो बच्चों को, कहते हैं ना, विद्यार्थियों को और है बीमारियों से बचाया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम अपने विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू बना सकते हैं। तो इसी संबंध में उन्होंने पॉइंट्स रखे थे। पहला पॉइंट है, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य करी जानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी भी उस शिक्षा के तहत एक दूसरे को फर्स्ट एड दे सकें। दूसरा नंबर था, विद्यालयों का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, कमरे भी बड़े होने चाहिए और बैठने का जो फर्नीचर है वो उपयुक्त होना चाहिए, कम ना हो, न ज़्यादा हो न कम हो, इतना हो कि जितने विद्यार्थी हैं उतने आराम से वो बैठ सकें।
थर्ड पॉइंट था छात्रों की जांच जो है 6 साल, 11 साल और 14 साल की आयु पर की जानी चाहिए। 6 वर्ष की आयु के बच्चे की, 11 साल के बच्चे की और 14 वर्ष की समय समय पर की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो, स्वच्छता से एकदम मध्याह्न यानी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बालकों को इधर उधर न भटकना पड़े। पाँचवां पॉइंट उनका है विद्यालय में, पाँचवां पॉइंट है विद्यालयों में साधारण रोग और चोट की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, साधारणतः अगर बुखार उखार आ गया या साधारण सी कोई चोट लग गई तो उस पर बैंडेज वगैरह लगाना है, तो इस चीज़ की चिकित्सा की व्यवस्था विद्यालय में हो, जिससे कि बाहर ना जाना पड़े। छठा है कुपोषण के जो शिकार विद्यार्थी हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से अच्छा हो जाए और उनके संपर्क में किसी और को कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। तो ये था हमारा 10वां पॉइंट। अब आता है हमारा 11वां टॉपिक, जिसमें आता है सेवा योजना। सेवा योजना अर्थात एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जो आज के समय पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी जो सिफारिश की गई थी ये हमारे सार्जेंट कमीशन में ही या सार्जेंट योजना के अंतर्गत की गई थी, जिसमें पहला पॉइंट था कि सीनियर बेसिक व जूनियर टेक्निकल और हाई स्कूल के छात्रों के व्यवसाय चुनने के लिए सेवा योजना की स्थापना होनी चाहिए। यानी जो विद्यार्थी पढ़ करके बाहर जा रहा है, सीनियर बेसिक इसको कह सकते हैं आप, 5वीं तक के विद्यार्थी, जूनियर टेक्निकल और हाई स्कूल तो 10th क्लास को कहते हैं, जूनियर टेक्निकल यानी 8th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं जिन्होंने जो आगे पढ़ नहीं सक रहे हैं और कोई ना कोई उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा इस तरीके की ले रखी है कि वो अपना व्यवसाय चुन सकें, तो उनके लिए सेवा योजनाओं की स्थापना होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है विश्वविद्यालयों में अपने स्वयं के सेवा योजनालय, यानी अपना स्वयं का एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हो जो विश्वविद्यालय है उनका, ठीक है, और इनमें शिक्षा और उद्योग का व्यावसायिक ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित विशेषज्ञ रखे जाएं, जो छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें, जिन्हें जो बता सकें विद्यार्थियों को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला टॉपिक है शिक्षा प्रशासन, जो 12वां अंतिम टॉपिक है। आपने फर्स्ट उसमें देखा होगा तो हमने 12 ही पॉइंट लिख करके दिए थे कि इसके सिफारिश के अंतर्गत 12 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये 12वां अंतिम पॉइंट है। इसमें उन्होंने शिक्षा प्रशासन यानी जो शिक्षा का प्रशासन है किस तरीके से उसे शिक्षा को मैनेज किया जाए, हर तरीके की शिक्षा को, तो उन्होंने पहला पॉइंट दिया था उच्च शिक्षा और उच्च औद्योगिक शिक्षा का प्रशासन अखिल भारतीय स्तर पर हो तथा शेष शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर हो। यानी जो हायर एजुकेशन है वो तो पूरे भारत की हायर एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पूरे भारत का एक हो जाए, लेकिन जो बाकी की जो शिक्षा है जो छोटे स्तर के या उच्च शिक्षा से निम्न की जो है उसमें प्रांतीय सरकारें यानी स्टेट लेवल पर उसकी देखरेख होनी चाहिए। अगला सेकंड पॉइंट है इसमें शिक्षा के प्रशासन की व्यवस्था के लिए मुख्य इकाई प्राप्त हो, मुख्य इकाई रखी जाए। थर्ड पॉइंट है प्रांतीय सरकारें अक्षम स्थानीय निकायों से शिक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ले लें। यानी जो स्थानीय निकाय हैं, निकाय से संबंधित कह सकते हैं आप, जैसे कि स्थानीय निकाय कहे जाते हैं, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, तो इनके हाथ में अगर व्यवस्था दी गई हुई है तो इनसे अपने हाथ में गवर्नमेंट ले ले, स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। चौथा पॉइंट है केंद्र में सशक्त शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। एक जैसे आप कह सकते हैं जो CBSE केंद्र में जैसे CBSE की स्थापना की गई है, तो इस समय इस तरीके की स्थापना की उन्होंने सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए केंद्र सरकार व प्रांत सरकार में समन्वय होना चाहिए। ठीक है, दोनों सरकारें मिल करके कार्य करें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। अगला पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्य क्षेत्र व अधिकारों में वृद्धि की जाए। जो सेंट्रल एडवाइजरी थी, एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, उसके जो कार्य क्षेत्र थे वो कम थे और अधिकार कम थे, तो उनमें वृद्धि की उन्होंने सिफारिश की थी। अब आता है आपका ये सार्जेंट कमीशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अब इसका है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हमेशा गुण और दोष देखे जाते हैं कि उस योजना के अंतर्गत क्या उसकी अच्छाइयाँ रहीं और उसकी क्या बुराइयाँ रहीं। तो इसमें सबसे पहले हम गुणों का वर्णन करेंगे। तो पहला नंबर गुण है इसका कि ये जो योजना थी वो ऐसी संस्थाओं का भी उल्लेख करती थी जो संस्थाएं भारत में या देश में उपलब्ध नहीं थी और जिनकी आवश्यकता थी।
और जो चल रही थी उनको तो संभालना ही संभालना था, लेकिन जो नई थी और जिनकी आवश्यकता थी उनका भी इन्होंने जो है जिक्र किया था या उनकी ओर भी ध्यान को आकर्षित किया था सरकार का। सेकंड पॉइंट है, इसमें जो ज्ञान था वो पुस्तकीय ना होकर के सर्वांगीण विकास पर दिया जाने का विचार रखा गया था कि छात्रों को ऐसा ज्ञान दिया जाए कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, न कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर रह जाएं। चौथा पॉइंट था कि ये केवल भारतीय शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डालकर सुधारों पर प्रकाश डाल रही थी, यानी जो भारत की शिक्षा में जो दोष थे उनमें सुधार करने जो था वो इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला पॉइंट था चौथा, शिक्षकों के महत्व पर इस योजना में विशेष जोर दिया गया था। उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने के लिए ठोस सुझाव निहित किए गए थे, जैसे बताया कि शिक्षण प्रशिक्षण, और उसमें ये बताया था ना कि शिक्षकों का स्तर हम कैसे उठा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा था एक तो प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, और दूसरा उन्होंने कहा कि उनका वेतन में वृद्धि की जाए जिससे कि योग्य शिक्षक जो हैं इस लाइन को अपनी को चुन सकें। ठीक है, अगला पॉइंट है रोजगार कार्यालय की स्थापना का सुझाव देना। तो अभी पढ़ा था 12वां पॉइंट यही था कि सेवा योजना, वो 11वां कि सेवा योजना की स्थापना की जाए। ठीक है, वास्तविक जीवन के की वास्तविकता के नज़दीक ले जाने का प्रयत्न किया गया। छठा पॉइंट इनका था विद्यालय में केवल साहित्यिक शिक्षा को प्रमुखता दी गई थी। इस योजना ने सबसे पहले औद्योगिक और व्यवहारिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान न देकर उसे व्यावहारिक बनाया था। ठीक है, व्यवहार के अंतर्गत वो उस शिक्षा को लेकर के आए थे साहित्यिक शिक्षा के साथ में। अगला पॉइंट था नर्सरी व पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति का सुझाव इन्होंने दिया था। जो छोटे छोटे स्कूल हैं या छोटे बच्चों के हैं तो उनको ज़्यादातर कहते हैं ना मातृत्व की आवश्यकता होती है, तो विद्यालय में भी अगर उनको मातृत्व मिले तो ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि उन विद्यालयों में महिला शिक्षकों की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है इस योजना में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान किए गए थे और उनकी सिफारिश की गई थी। और इस प्राथमिक शिक्षा का लाभ केवल निर्धन छात्र ही के लिए ही निःशुल्क नहीं था, बल्कि मतलब छात्रों के लिए केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं थी बल्कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी। पुस्तकें हैं, छात्रवृत्तियाँ हैं, दोपहर का भोजन है या चिकित्सा की व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क रखा गया था। अगला पॉइंट है वयस्क शिक्षा पर यानी प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल इन्होंने दिया था। अगला अंतिम पॉइंट गुण के अंतर्गत है ये है जो अशक्त थे, जो गूंगे बहरे थे, कहते हैं ना कि दिव्यांगों की शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने सुझाव दिया था। और शिक्षा के इतिहास में एक उपेक्षित वर्ग की जो वो थी उनका भी कल्याण किया था। उपेक्षित वर्ग जो था, ये विकलांगों को उपेक्षित करके रखा जाता था, उनके लिए भी उन्होंने कदम उठाने की बात रखी थी अपने सामने। अब आते हैं दोष, यानी किसी चीज़ में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होना आवश्यक है, और बुराइयाँ होती भी हैं, सब कुछ करने के बाद भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं तो वो दोष के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें पहला दोष था कि इस योजना में कोई नयापन नहीं था, बल्कि जो समय समय पर जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो थी, जो अपने विचार रखती थी या जो वो अपने प्रतिवेदन रखती थी, उन्हीं का जोड़ तोड़ करके उन्हीं में से ढूंढ ढांड के और इस योजना को तैयार किया गया था, कोई नयापन नहीं था। ठीक है, सेकेंड नंबर था ये जो योजना थी ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी, यानी इंटरनेशनल लेवल की थी, नेशनल लेवल की नहीं थी। नेशनल लेवल की जो थी वो हमारी गांधी जी की थी, जिसकी इसने बिल्कुल पूरी तरीके से उल्हाना कहते हैं ना अवहेलना कर दी थी। उनके सिद्धांतों के स्वरूप को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी। गांधी जी ने कहा था कि हस्तशिल्प से जोड़ा जाए हर एक को, समाज को, तो और पुस्तकीय ज्ञान ना दे करके व्यवहारिक ज्ञान पूरी तरीके से दिया जाए। तो इन्होंने पूरी तरीके से उसको लागू नहीं किया था, उसके कुछ पॉइंट एक आध लागू किए थे, बाकी सब पूरा इंटरनेशनल लेवल का था इनका। अगला पॉइंट इसका था योजना के निर्माताओं का जो मानना था, यानी उन्होंने जो योजना रखी थी उनके अनुसार ये योजना 40 वर्ष के अंतर्गत इसे पूरा किया जाए। अब आप ये सोचिए कि कोई भी योजना जब इतने लंबे समय में जाकर के पूरी होगी तो क्या हमारा समाज जो है वो शिक्षित नहीं हो पाएगा? और अगर शिक्षित हो जाएगा तो फिर हमारे जो राष्ट्र की प्रगति है वो कहीं ना कहीं रुकावट में आएगी या नहीं आएगी? जब देश में साक्षरता बढ़ जाएगी और उसके बावजूद भी वो 40 वर्षों में जाकर के वो पूरी होगी उसकी कार्य योजना, तो उसको कहते हैं ना
कि रोज़गार वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा या उसे अपना स्वयं का व्यवसाय खोलना मुश्किल हो जाएगा, या इसी तरीके के बहुत से कार्य हैं जो उसके अधूरे रह जाएंगे। 40 वर्षों का उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक क्या होगा कि हमारा देश भी पिछड़ने लगेगा। तो उनकी ये जो योजना थी, ये 40 वर्ष का जो लंबा समय था, ये अच्छा नहीं था, जो दोषपूर्ण था। अगला जो पॉइंट है कि इस योजना को लागू करने में जो उन्होंने व्यय बताया था वो बहुत अधिक था। उस समय को देखते हुए 213 करोड़ रुपए उसमें निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट था मातृभाषाओं की बिल्कुल पूरी तरीके से अवहेलना कर दी गई थी। जितना कहते हैं ना, जितना उसको प्रभुता में लेकर के आना था उतना ही उन्होंने लाइमलाइट लिया था, बहुत ही लाइटली लिया था। मातृभाषाओं को पूरी तरीके से प्रभावी नहीं किया था। अगला पॉइंट है ग्रामीण शिक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ग्रामीणों की शिक्षा किस प्रकार से होगी, कोई ग्रामीण विद्यालय की या किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी इसमें। अगला पॉइंट है 7 नंबर, धार्मिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा। ऐसे कोई भी विषय इन्होंने रखे ही नहीं थे। ना धर्म की कोई शिक्षा देनी है और ना ही स्त्रियों को कोई शिक्षा देनी है। और जब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जो इन्होंने निर्धारित किया था नर्सरी में महिला शिक्षिकाओं को रखने की, तो जब शिक्षित ही नहीं होंगी स्त्रियां तो शिक्षिकाएं कहाँ से उपलब्ध होंगी। तो ये सबसे बड़ा दोष था इनका। अगला था कि ये जो योजना थी ये केवल बन करके रह गई थी, रूपरेखा इसकी बना करके छोड़ दी गई थी, इसके बाद आगे लागू नहीं किया गया था। अगला था अनिवार्य शिक्षा के लागू करने के लिए इस योजना में किसी भी प्रकार की प्रशासकीय संगठन का उल्लेख नहीं था। यानी किस तरीके से इसे लागू किया जाए, कौन सा प्रशासन इसको लागू करेगा, उस चीज़ का कोई भी उल्लेख नहीं था। अगला अंतिम पॉइंट है इसका कि इस योजना में ये योजना जो थी वो केवल आदर्शों को हमारे सामने रखती थी जिन्हें की प्राप्त करना था, लेकिन शिक्षा को विशाल और व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने की उनकी कोई योजना तैयार नहीं थी। तो ये हमारा आज सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो आज समाप्त हो गई। 2 भागों में हमने इसको समाप्त किया है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।